हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे एक प्रॉब्लम जो कि 1999 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक प्लैंक है जो कि इस टाइप से इसमें फिट किया गया है, जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और ये आपका है सिलेंडर। और जब भी सिलेंडर की बात करें सो आप समझ लीजिएगा ये जो है या तो होलो सिलेंडर होगा या सॉलिड सिलेंडर। तो जब सिलेंडर बोल दे तो समझ जाइएगा कि ये सॉलिड सिलेंडर का केस है, और अगर होलो सिलेंडर होगा तो वो वहां पे मेंशन करेगा कि ये होलो सिलेंडर है। तो इसमें इस टाइप का एक प्लैंक है जिसपे हॉरिजेंटली, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अब ध्यान से देखिए इसमें है क्या, इसमें निकालना आपको क्या है और दिया क्या है। तो ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर का एक साइड आपको दिख रहा होगा कि ये सर्कल दिख रहा है, हालांकि ये कुछ ऐसा है कि ये मार्कर है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप से रखा गया है और वो भी उसके हॉरिजेंटली और इस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली रख रहा है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो मार्कर है ये एक सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर का मतलब सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है। अब इसका एक पार्ट आपको सर्कल दिखेगा, इस साइड से आपको सर्कल दिखेगा, तो ये आपका सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन ये है क्या, सिलेंडर है। तो जैसा कि ये आपका मार्कर जो कि सिलेंडर है और ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। और अगर होलो होगा तो होलो गिवन रहेगा, मेंशन रहेगा कि होलो सिलेंडर का केस है। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है जो कि आपको दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि इस पे एक प्लैंक जिसका मास m1 है उस पे हम फिट किए और उस पे हम हॉरिजेंटली उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं F। इस टाइप से इस पे हॉरिजेंटली हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। और आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। यानी फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है, इट सेज एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, यानी कि इसका जो सेंटर मास जो कि सेंटर पे है, यानी कि COM, सेंटर ऑफ मास, आप बताइए किसका, सिलेंडर का। तो आप ऐसा समझ जाइए कि ये मार्कर है जो कि सिलेंडर है, इसके ऊपर हम एक प्लैंक रखे हैं और प्लैंक पे फोर्स लगा रहे हैं, सिलेंडर पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं। फोर्स हम लगा रहे हैं हॉरिजेंटली लगा रहे हैं, यानी कि अगर इसको आप समझ ले एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स विच इज अपीयर्स ऑन दिस प्लैंक हॉरिजेंटली। और ये आपका है सॉलिड सिलेंडर। अब इसका एक साइड आपको सर्कल दिख रहा होगा, एग्जैक्टली यही आपको फिगर में भी दिख रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये सर्कल है, बट नॉट इट इज अ सर्कल, इट इज सॉलिड सिलेंडर। और उसका एक पार्ट, इस पार्ट से अगर आप देखिएगा तो ये पार्ट आपको क्या दिखेगा, ये पार्ट आपको दिखेगा कि ये एक सर्कल है, जबकि ये एक सॉलिड सिलेंडर है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है, और किसका, इस प्लैंक का एक्सेलरेशन निकालना है। और दूसरा आपसे कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो कितना से चेंज होगा, तो सिंपल सा बात है, फोर्स लगेगा तो इसमें टॉर्क लगेगा। एक्चुअली में रोटेशन का क्वेश्चन है तो टॉर्क तो लगेगा ही। और लास्ट वाले पॉइंट में आपसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट कॉन्टैक्ट। तो यहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको अगर देखें, सो लेट्स दिस इज ए पॉइंट P and this is point Q. So this is point P and this is point Q. This is contact point. Contact point है तो contact point पे ही friction force लगेगा, friction force
तो सपोज दैट इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेट्स इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम न्यूटन ले लेते और इसका हम क्या ले लेते हैं, क्यू पॉइंट का, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका हम क्या ले लिए, म्यू2। तो एक आपका आ गया म्यू1, एक आ गया आपका म्यू2। तो अगर हम बात करें तो लास्ट वाले में आपसे क्या पूछा है कि आप बता दीजिए कि उसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बताइए, यानी कांटेक्ट पॉइंट यानी P और Q पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उस पे। और ध्यान से देखिए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का भी इसमें लगाया गया है, हालांकि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कम है और रोटेशन का कंसेप्ट इसमें ज्यादा है। तो आपको क्या क्या दे दिया हुआ है, म्यू1 दे दिया हुआ है, म्यू2 दे दिया हुआ है, इसका मास दे दिया हुआ है, इसका मास दे दिया हुआ है, और ये आपको गिवन है इट इज अ सॉलिड सिलेंडर विच इज अपीयर्स लाइक ए सर्कल ऑन दिस फेस। सो अब हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो यहां से अगर हम देखें तो हॉरिजेंटली फोर्स लग रहा है। अब इसका हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालें, तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है इसका प्लैंक का, और लास्ट में फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस एट कांटेक्ट पॉइंट, यानी P और Q पे जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा वो कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। और प्लैंक्स का, यानी कि ये जो प्लैंक है इसका क्या आपको चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन हमको अगर किसी का निकालना है सो फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो हम पहले ये निकाल लें कि प्लैंक्स में फोर्स कितना लगेगा, मास से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। और लास्ट में आपके क्या पूछा है, COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि इसका जो है ये रोटेट करेगा, जब इस पे टॉर्क लगेगा सो ये सर्कुलेट करेगा, तो इसका क्या सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा, और अगर चेंज करेगा तो कितना से चेंज करेगा। ये जो आपसे कह रहा है कि आप बताइए सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास, जब इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स कौन सा लगेगा, रोटेशनल फोर्स लगेगा, तो जिसकी वजह से ये रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास COM, सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो कितना से चेंज करेगा। तो ये आपका B पॉइंट है। तो एक एक करके इसमें ना तो आपको फ्रिक्शन पता है, फ्रिक्शन भी आपको निकालना है। फ्रिक्शन के हेल्प से ही हम एक्सेलरेशन पे पहुंच पाएंगे, कि मास से डिवाइड कर देंगे, दैट इज m1। तो ये आपका एक्सेलरेशन, यानी कि आपसे हर चीज इसमें क्वेश्चन पूछने की, F1 बताइए, F2 बताइए, और आप क्या बताइए, फिर उसी के हेल्प से सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट भी आपका पूछ लिया है, जैसा कि V बराबर ओमेगा इंटू आर, V बराबर ओमेगा इंटू आर। और हाँ, ये जो है प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट लगेगा, यानी कि देयर इज नो स्लिप, नो स्लिपिंग एट कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट। सो देयर इज नो स्लिपिंग एट कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट एक तो P है और दूसरा Q है, सो देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन कांटेक्ट पॉइंट, यानी कि ये प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट है। प्योर रोलिंग मोशन, यानी कि ये जो दोनों कांटेक्ट पॉइंट है P एंड Q आपस में स्लिप नहीं कर रहा है, यानी स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, यानी कि फुल प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट है। ये आपका प्योर रोलिंग मोशन वाला कंसेप्ट भी इससे आपका क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज प्योर रोलिंग मोशन, तो ये भी आपको गिवन है। तो अब तक अगर हम निकालें तो दो चीज, यानी कि ना F1 पता है ना F2 पता है, तो और आपका कैपिटल F यानी सब का रिलेशन आपको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जब भी हम इस टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि फोर्स किधर लग रहा है। तो ये समझिए कि दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ सिंपली रोटेशनल मोशन, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स। अब इसको मैकेनिक्स की तरह हम डील करते हैं। अब इस प्लैंक को थोड़ा सा लेते हैं, अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। अब इसका मास आपको दे दिया हुआ है, लेट्स इट्स मास इज m1, और इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम करें
फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका मास आपको m1 दे दिया हुआ है, तो इस पे फोर्स क्या होगा, इस पे एक फोर्स तो पहले से ही है, और वो क्या है, हॉरिजेंटल फोर्स है। तो हॉरिजेंटल फोर्स है जो कि इस पे इधर से लग रहा है, और वो कैपिटल F है। तो अब ध्यान से देखिए, ये इतना फोर्स लगा। अब अगर हम बात करें सिलेंडर का, सिलेंडर ये समझिए सर्कल टाइप है, हालांकि ये सर्कल नहीं है, ये सिलेंडर है। तो ये आपका रेडियस R। अब क्या होगा, ये इस पे फोर्स आगे लगेगा, किस पे, इस पे, प्लैंक पे, क्योंकि ये हॉरिजेंटली फोर्स हम लगा रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे एक मैन है जो कि ये सारा फोर्स लगा रहा है, यानी कि इतना हाइट का एक आदमी है जो कि इस पे फोर्स लगा रहा है। तो जब इस पे फोर्स लगाएगा और वो भी हॉरिजेंटली फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, ये आगे जाएगा। तो जब ये आगे जाएगा या आगे जाने का कोशिश करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस इज फ्रिक्शन, दैट इज F1। तो F1 जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस पे पीछे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है हमेशा मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, इट रेजिस्ट द मोशन। तो ये आगे जाने का कोशिश करेगा, तो इसके सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ, एट द सरफेस ऑफ प्लैंक, at the surface of plank, friction force is towards left, इधर राइट। तो ये आपका राइट हम ले लेते हैं और इधर लेफ्ट। सो टुवार्ड्स लेफ्ट, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स लेफ्ट। तो इस पे ये जाने का कोशिश आगे करेगा। तो याद रखिएगा, फ्रिक्शन रेजिस्ट द मोशन, वो हमेशा मोशन को अपोज करने का कोशिश करता है। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, यानी कि दो सरफेस पे इंटरलॉक जो होता है, जब भी फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब दो सरफेस आपस में इंटरलॉकिंग जो है टेंडेंसी लूज करता है, तो उसके वजह से उस पर फोर्स लगता है, वही फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये हमेशा कांटेक्ट फोर्स है, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स। तो ये हमेशा लगेगा, कांटेक्ट पे लगेगा, और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट लगेगा। सो इट अपोजेस द मोशन या इट रेजिस्ट द मोशन। सो दैट्स व्हाई इट इज रेजिस्ट द मोशन। तो मोशन जिस डायरेक्शन में होगा, फोर्स अगर आगे लग रहे हैं तो मोशन आगे होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हाँ, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। तो फ्रिक्शन पीछे लगा, तो इसके सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर इसके सरफेस पे पीछे लगेगा तो इसके कांटेक्ट में है। हम अभी बताएं कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। तो ये तभी लगता है जब ये कांटेक्ट में होता है। फ्रिक्शन और नॉर्मल, दो फोर्स है, नॉर्मल और फ्रिक्शन, ये आपका क्या आ जाता है, कांटेक्ट फोर्स में। यानी कि ये जब तक कांटेक्ट लूज नहीं करेगा तब तक ये जीरो नहीं होगा। इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल यानी नॉर्मल और फ्रिक्शन, ये आपका क्या हो जाता है, कांटेक्ट फोर्स में आता है। तो क्या हुआ, एक सरफेस पे ही नहीं लगेगा, दूसरे सरफेस पे लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो अगर इस पे F1 इस डायरेक्शन में लगा, तो इस पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि एक सरफेस पे अगर पीछे लगा तो दूसरे सरफेस पे, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है, आपस में लग रहा है, इस सरफेस के आपस में लग रहा है, तो नेट फोर्स अगर जीरो है, तो इस सरफेस पे अगर F1 इधर लगा, तो इस सरफेस पे F1 आगे का डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि इस सिलेंडर पे, इस पे फोर्स जो F1 लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा,
आगे का डायरेक्शन में, और इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये जाना आगे चाहेगा तो ये इस पे लगेगा पीछे, और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहां से भी आप समझ सकते हैं। तो क्या लगेगा, इस पे आगे लगेगा तो इस पे उतना ही फोर्स, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, वो पीछे लगेगा। अब बात यहां तक समझ में आती है। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये F1 के वजह से ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट कर, इसके वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव करना चाहेगा, ये क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट करना चाहेगा। तो जब ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, और सिंस फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, सो इट अपोजेस द मोशन या इट रेजिस्ट द मोशन। तो ये नहीं चाहेगा कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो ये क्लॉकवाइज नहीं चाहेगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये इस डायरेक्शन में लग जाएगा। सो F1 जो कि इस पे पहले से आगे लग रहा था, और F2 जो है वो क्योंकि ये क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट करना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन इज रेजिस्ट या अपोजेस द मोशन, सो ये क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव करेगा, इसीलिए इसको रोकने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और वो आगे लगाएगा। सो वन मोर फोर्स विच इज अपीयर्स ऑन दिस सिलेंडर, दैट इज F2 at this point. This is P and this is Q. So at 2 contact point at P and Q, both force which is appears on same direction but not equal magnitude. तो ये आपको इसीलिए पूछा कि आप F1 भी बताइए, F2 भी बताइए, दोनों का डायरेक्शन भी बताइए। यहां से आपको क्या किए, फ्री बॉडी डायग्राम निकालें, और वहां से ये बात बहुत क्लियरली समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन से हम लाने का हेल्प करेंगे। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो ये क्वेश्चन जो है रोटेशन का है, थोड़ा सा टॉर्क का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब हम एक एक करके लिखे, तो F1 प्लस F2, ये सिलेंडर पे इतना फोर्स लग रहा है। F1 भी चाह रहा है कि ये जो है सिंपली ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, और F2 उसके अगेंस्ट में है, सो F1 माइनस F2। F1 चाह रहा है कि F1 के वजह से ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा, और F2 के वजह से, इसके वजह से ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा, और इसके वजह से ACW एंटी क्लॉकवाइज। तो एक के वजह से यानी F1 चाहेगा क्लॉकवाइज ये रोटेट करे, और F2 चाहेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे टॉर्क एट द पॉइंट, टॉर्क एट पॉइंट O, इसके सेंटर, तो सेंटर पे अगर इस पे हम बात करें तो F1 फोर्स चाहेगा, ये चाहेगा कि क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा, ये चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करे। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट होगा। सो F1 फोर्स और यहां से डिस्टेंस दैट इज R माइनस F2 इंटू R। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू R क्रॉस F, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी टॉर्क निकालना हो तो आपको फोर्स पता होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे टॉर्क निकाल रहे हैं, जैसा कि O पॉइंट पे है, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क एट द पॉइंट O, तो फोर्स लगेगा, और फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको रेडियस दिख ही रहा है, और रेडियस इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। जिस पॉइंट पे आप देखें तो रेडियस उस पॉइंट पे यानी कि अलोंग द टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस टाइप से ये काम करेगा। तो F1 इंटू R माइनस F2 इंटू R, यानी कि ये टॉर्क F1 फोर्स की वजह से, और ये F2 यानी कि ये चाह रहा है क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करे, ये चाह रहा है ACW, तो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा M इंटू A के। सिंपल सा बात है, I इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगा, I इंटू अल्फा। अब अल्फा क्या है,
अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये एंगल से रोटेट कर रहा है, ये लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। और ये आई क्या है, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपका हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों के बीच में हम बताए हैं अल्फा ए बराबर आर इंटू अल्फा। ये एंगुलर और लीनियर के बीच में हम डायरेक्ट रिलेशन बताए हैं कि लीनियर आपको अगर निकालना हो तो एंगुलर इंटू अल्फा हम कर लेते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे सिंपली एक्सेलरेशन पूछा है। अब लीनियर होगा कि एंगुलर होगा ये तो हम देख के बताएंगे। तो यहां से क्या हुआ, एक फोर्स यानी कि एक ये जो टॉर्क है, ये अगर टॉर्क F1 के वजह से है तो ये टॉर्क आपका F2 के वजह से, F1 चाह रहा है क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करे, F2 चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो नेट टॉर्क दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब ये सॉलिड सिलेंडर है तो MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो होगा mr²/2। अब क्यों, क्योंकि जितना भी सिलेंडर है, सिलेंडर का एक पार्ट करेंगे तो ये सर्कल आता है, यानी कि डिस्क, यानी कि जो भी सिलेंडर होता है वो डिस्क, बहुत सारे डिस्क से होके बनता है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो जिसके वजह से सॉलिड सिलेंडर का भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। तो यहां से यही अगर हॉलो सिलेंडर होता, लिखा तो सिर्फ क्वेश्चन में है सिलेंडर, जबकि आपको समझना पड़ेगा ये सॉलिड सिलेंडर है। और अगर ये हॉलो सिलेंडर होता तो mr² हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर है। तो ये आपका सॉलिड सिलेंडर का केस है। और सॉलिड सिलेंडर के केस में आप ध्यान से देखिए कि ये सिलेंडर जो है बहुत सारे डिस्क से होके बनता है। सो ये बहुत सारे डिस्क से होके बनता है, और एक डिस्क का आपको पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। दैट्स व्हाई सॉलिड सिलेंडर का भी mr²/2 होगा। और यही अगर हॉलो सिलेंडर आप लेके चलते तो mr² हो जाता, तो जिसके वजह से दिक्कत हो जाता। तो ध्यान से देखिए, तो इसका mr²/2 हम किए क्या, टॉर्क F1 के वजह से टॉर्क F2 दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव साइन बीच में डाले, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो यहां से आपका इक्वेशन बहुत क्लियर आ जाएगा। R तो कॉमन है, सो F1 माइनस F2 इंटू R दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आपका आ जाएगा F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू I बाय अल्फा बाय R। तो यहां से आपका आ जाएगा F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू I का वैल्यू आपको mr²/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r², रेडियस तो कैपिटल R बाय अल्फा। तो R से R कैंसिल, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा m2 इंटू R इंटू अल्फा बाय, तो एक R से R कैंसिल, तो ये आपका आ गया सिंपली इतना F1 माइनस F2 का वैल्यू। तो एक इक्वेशन तो हम यहां से लेके चले आए, यानी कि इस पे जो टॉर्क लगा उसके वजह से हम क्या ले आए, एक इक्वेशन। तो एक अब हम एक इक्वेशन यहां से भी ला सकते हैं कि इस पे F1 4 माइनस F2 का वैल्यू। अब एक इक्वेशन और अगर हम यहां से लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये एक्सेलरेशन A यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन होता है A दैट इज इक्वल टू, ये आपका A लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर है और R, सो R इंटू दिस। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, R इंटू अल्फा को डायरेक्ट हम A लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया डायरेक्ट, हम इसको M2 इंटू A भी लिख सकते हैं ड्यू टू दिस रिलेशन। तो ये आपका है एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशन। और एक इक्वेशन हम और लिख सकते हैं, एक इक्वेशन हम यहां से लिखे, सो F1 जो कि इसको आगे ले जाना चाह रहा है, F2 जो इसको अपोज कर रहा है, कैपिटल F माइनस F1 दैट इज इक्वल टू, ये आपका M1 है और ये आपका
A1 हो जाएगा, और ये आपका M2 है, और ये जो है आपका A2 हो जाएगा। सो दिस इज A2। तो यहां से आपका दो इक्वेशन आ गया। तो दोनों इक्वेशन के हेल्प से अगर हम देखें तो F1, तो एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन है F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू, ये आपका है M2 इंटू A2। सो यहां से अगर दोनों के हेल्प से अगर हम देखें तो ये F1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा F माइनस F2 दैट इज इक्वल टू M1A प्लस M2A2। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाले F1 और F2 का, तो एक तो F1 फोर्स भी आगे लग रहा है और F2 फोर्स भी आगे लग रहा है। तो एक तो टॉर्क से हम वैल्यू निकाले, तो एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर दिस सिलेंडर F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू मास इसका आपका क्या है M2 इंटू A। तो एक तो ये भी रिलेशन है, और एक रिलेशन आपका क्या था F1 माइनस F2। तो तीनों के हेल्प से, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, ना तो आपको F1 पता है, ना आपको F2 पता है, और ना तो आपका ये A1 A2। अब ध्यान से देखिए A1 और A2 के बीच में यहां से रिलेशन आपका आ जाएगा F1 प्लस F2। चार वेरिएबल है A1 A2 F1 F2, F1 F2 A1 A2, यानी कि एक्सेलरेशन भी आपको नहीं पता है। तो यहां से F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू M2 इंटू A, M2 इंटू A, और यहां से हमारा क्या आया है F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू, ये आपका आ गया M2 इंटू A। इसका एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें कुछ रहा नहीं, F1 प्लस F2 दोनों आगे के डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज इक्वल टू M2 इसका मास और A2। तो यहां से बात समझ में आती है, और ये आपका mr²/2 होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। तो यहां से ये 2 आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए F1 माइनस F2, ये आपका A2/2 आ जाएगा। यहाँ पे A2/2 दोनों को सिंपली सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सिंपली आप सॉल्व कीजिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका F2 चला जाएगा। सो 2F1 दैट इज इक्वल टू, तो यहां पे दोनों आपका M2 ही है, M2 इंटू A2। सो M2 कॉमन ले लेंगे, और ये आपका आ जाएगा 3A2/2। तो यहां से F1 का वैल्यू सिंपली आपका आ जाएगा 3/4 M2A2। सिंपल सा बात है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों आगे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आपका लीनियर है। ये आपका आया था विद द हेल्प ऑफ टॉर्क, और इसको हम कहां से लाएं, इसको सिंपली लाएं फोर्स F बराबर ma से। तो सिंपल सा बात है, फोर्स F1 वो भी आगे के डायरेक्शन में लग रहा है, F2 वो भी आगे के डायरेक्शन में। सो F1 प्लस F2 दैट इज M2 इंटू A2, और यहां से हम क्या लाए थे विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। तो F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू M2 इंटू A2/2। तो दोनों को सिंपली सॉल्व कीजिएगा, तो F1 का वैल्यू आपका ये आ जाएगा 3/4 M2A2। अब ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, कौन सा, जो कि अभी हम लिखे भी थे, F आगे का डायरेक्शन में, एक फोर्स F1 पीछे का डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू M1, यानी कि ये आपका M1 इंटू A1। तो ये लगेगा। अब ध्यान से देखिए, दो फोर्स इस पे लग रहा है, एक F1 एक F2, और जो F1 है वही उस पे अपोजिट, इस पे अपोज कर रहा है, और वही इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहां से अगर बात करें A1 और A2 की, तो A1 क्या है, A1 फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन है, और A2 जो है सेकंड वाले का। तो ध्यान से देखिए, फोर्स अगर यहां से देखें तो F जो फोर्स है उसका जो एक्सेलरेशन होगा, तो A1 यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा, तो यहां से आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, A1 क्या है और A2 क्या है। A1 जो है इस Q पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है, जो कि F1 और F2 के वजह से इस Q पॉइंट पे आ रहा है, तो F2 फोर्स है, तो उसके वजह से जो एक्सेलरेशन हुआ वो A2 है, और A1 एक्सेलरेशन जो है वो इस पॉइंट पे है,
जहां m1 हम ले लिए। तो ध्यान से देखिए, a1 एक्सेलरेशन है जो कि पॉइंट p का है, यानी कि p का जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है एट पॉइंट p, तो ये p पॉइंट पे एक्सेलरेशन है, और a2 जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एट पॉइंट q, ये आपका एक्सेलरेशन q पॉइंट पे होगा। तो यहां से f1 का वैल्यू निकाल लिए और ये f2 का। अब ध्यान से देखिए, हम बताए थे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन a दैट इज इक्वल टू, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है अल्फा इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इंटू r, इसके बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, तो a1 जो होगा, यानी कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, अब हम पहले बोल दिए ये जो क्वेश्चन है प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट है, तो प्योर रोलिंग मोशन इस पॉइंट को, यानी कि Q वाले पॉइंट को रेस्ट मान लेता है, यानी फॉर प्योर रोलिंग मोशन, फॉर प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, फॉर प्योर रोलिंग मोशन Q is at rest, Q is at rest, इसको हम क्या ले लेते हैं, ये जो है इस अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसको हम एक पॉइंट को क्या समझ सकते हैं, रेस्ट पे हम इसे ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, लीनियर और एंगुलर के बीच में हम रिलेशन के लिए हमेशा यूज करते हैं a दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। तो ध्यान से देखिए, a1 और a2 में क्या रिलेशन आएगा, एक तो f1 हमारा आ गया, f1 निकल गया, तो यहां से हमारा क्या f2 भी निकल जाएगा, एक आपका f1 आ गया, f1 अगर हम इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो आपका क्या आ जाएगा, f2 भी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, a1 a2, क्योंकि आपको क्या क्या नहीं पता है, ना तो आपको f1 पता है, ना आपको f2 पता है, ना आपको a1 पता है, और a1 क्या है, a1 है आपका p पॉइंट का एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि a1 जो है ये जो प्लैंक है इसका एक्सेलरेशन, नहीं, m1 भले उसका मास है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है इस p पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस q पॉइंट का। तो हम बात कर रहे थे फॉर प्योर रोलिंग मोशन, फॉर प्योर रोलिंग मोशन, फॉर प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, Q पॉइंट एट रेस्ट, Q पॉइंट जो है ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो यहां से आपको आ जाता है प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि इसको, यानी Q पॉइंट को हम एज ए रेस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर हम बात करें तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, एज ए रेस्ट। तो यहां की अगर ये इस, और दूसरा ये रिलेशन से आप देखें तो a1 a2 के बीच में अगर रिलेशन, a1 क्या है, a1 उसके अपर मोस्ट पोजीशन का एक्सेलरेशन है, a2 जो है उसके लोअर मोस्ट पोजीशन, यानी ये जो है आपका अपर मोस्ट पोजीशन का ये एक्सेलरेशन है, दैट इज a1, और ये लोएस्ट। अब ध्यान से देखिए किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, होपफुली a1 ज्यादा होगा। यहां से बात समझ में आती है कि a1 ही इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन f2 के वजह से ये रोटेट, f2 जो है फ्रिक्शन फोर्स जो इसको रोक रहा है, तो f1 ज्यादा होगा यहां से। सो एक्सेलरेशन एट द पॉइंट a1 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट द पॉइंट एट q, दैट इज। तो अब ध्यान से देखिए, अब दोनों के बीच में अगर रिलेशन हमको चाहिए, तो जैसा कि आपको पता है a दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू r। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों सेम ही एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि f1 के वजह से आएगा, तो जैसा कि आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी एक टॉर्क लगेगा f1 जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा,
तो F1 इंटू आर, तो F1 इंटू आर, इसका सेंटर ऑफ मास से अगर हम डिस्टेंस देखें तो F1 इंटू आर, जो कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा, आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपका बहुत क्लियरली आ जाएगा, आई का वैल्यू रख दीजिएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर में आर इंटू अल्फा। तो आर क्या है? रेडियस। अब पी और क्यू के बीच में जो गैप है, यानी इट इज डायमेट्रिकली अपोजिट, तो दोनों के बीच का अगर हम निकालें, एक का अल्फा अगर हम निकालें तो अल्फा तो सेम होगा। और यहां से अगर हम बात करें तो एक इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा, दोनों का एक्सेलरेशन तो आर इंटू अल्फा होगा क्योंकि अल्फा से ही रोटेट कर रहा है, लेकिन एक का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आर इंटू अल्फा, और दोनों के बीच का गैप आपको पता है, बस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो आर इंटू अल्फा, अब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अगर देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज सेंस में आर इंटू अल्फा। और यहां पे अगर हम देखें तो माइनस इंटू, इसमें हम अगर यूज करें तो माइनस इंटू माइनस आर इंटू अल्फा, ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा इंटू आर। तो यहां से आप अगर देखें तो दोनों के बीच में एक क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज से, तो दोनों के बीच में आपका रिलेशन आ जाएगा 2 अल्फा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, सो 2 अल्फा आपका आ जाएगा। तो इसके बीच में, यानी कि A1 A2 के बीच में अगर रिलेशन देखें, सो A1 इज 2 टाइम्स A2, यानी कि A1 का जो होगा वो 2 टाइम्स A1 के जगह पे हम अगर देखें तो इसको आप एज ए रेस्ट समझ ले, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, बीच का गैप 2R, सो 2R इंटू अल्फा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट इज ए। इसको आप क्या ले ले, इसको आप कुछ देर के लिए रेस्ट पॉइंट आप ले ले विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ये क्यू पॉइंट रुका ही हुआ होता है फॉर प्योर रोलिंग मोशन। तो ये अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये रुका हुआ है, तो ये अगर रुका हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो होगा, सिंपल सा बात है, आर इंटू अल्फा, और बीच का गैप 2R है, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ये अगर रुका हुआ है तो ये आपका आ जाएगा 2 अल्फा इंटू आर। तो ये ध्यान से देखिए, A1 जो होगा 2 टाइम्स ज्यादा होगा A2 से। तो अगर हम इसको एज ए एजम्पशन की तरह विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ले, हालांकि ये रुका हुआ नहीं होता है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ होगा। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम एज ए रुका हुआ ले ले, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर ये रुका हुआ तो इसके बीच से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहां से अगर डिस्टेंस देखें तो ए का वैल्यू क्या होता है आर इंटू अल्फा, और यहां से डिस्टेंस 2R है, और अल्फा से ये रोटेट कर रहा है, तो ये, तो इसके 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये A1 और A2 के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो आपको क्या क्या नहीं पता था, ना F1 पता था, ना F2 पता था, तो इससे हम F1 F2 निकाल लिए, और दूसरा आपको एक्सेलरेशन यानी A1 A2 भी निकालना था। अब दोनों में रिलेशन हम कहां से लाएं, तो रिलेशन दैट इज लीनियर और एंगुलर के बीच में क्या रिलेशन होता है, आर इंटू अल्फा से। तो इसको अगर हम फिक्स पॉइंट समझे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये आपका आ जाएगा 2R इंटू अल्फा। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा P पॉइंट पे, और एक्सेलरेशन Q पॉइंट पे आप क्या ले लेते हैं, सिंपल सा बात है, आप उसको 0 ले लीजिए। हालांकि इसके रिस्पेक्ट में ध्यान से देखिए, एक तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज सेंस में है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या होगा, ये भी आर इंटू अल्फा होगा, आर इंटू अल्फा, और ये भी आर इंटू अल्फा, अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करें तो। लेकिन एक क्लॉकवाइज सेंस में है, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो अगर दोनों के बीच में अगर हम निकालें डिफरेंस, तो एक आपका आ जाएगा आर इंटू अल्फा जो कि क्लॉकवाइज सेंस में, और दूसरा हो जाएगा माइनस, क्योंकि अपोजिट है एक क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन इसलिए क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, और यहां से आपका आ जाता है माइनस आर इंटू अल्फा। तो दोनों का अगर डिफरेंस ले तो एक क्लॉकवाइज, तो ये आपका आ जाएगा, वैसे भी आपका आ जाएगा 2R अल्फा। आप जैसे भी समझ सकते हैं, या तो 2R इंटू अल्फा, इसको आप अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे ले ले तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो एक क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, सो
तब भी आपका आ जाएगा 2 अल्फा, यानी कि A1 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स A2, यानी कि P पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 टाइम्स ज्यादा होगा A2 के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए F1 आपका आ गया, तो इसके हेल्प से हम F2 निकाल लेंगे। तो इसके हेल्प से अगर हम F2 निकाल लें तो क्या हो जाएगा, F1 आपको पता है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो F2 दैट शुड बी इक्वल टू M2 इंटू A2 प्लस 3/4। तो ये आपका हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 3/4 इंटू A2 इंटू M2। तो यहां से आपका आ जाएगा M2, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4 M2 इंटू A2। तो यहां से आपका F2 भी आ गया, तो F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, A1 A2 के बीच में रिलेशन भी आ गया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि आप बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहां से आपका F1 F2 आ गया, जो कि आपका लास्ट वाले पॉइंट में पूछा है कि आप बताइए कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू आपको पता है कि F1 F2 दोनों आ गया आपका। F1 का वैल्यू 3/4 M2 इंटू A2 आ गया। अब A1 A2 में भी आपको रिलेशन पता है, तो एक रिलेशन यहां से भी अगर हम देखें तो इक्वेशन अगर देखें तो इस इक्वेशन के हेल्प से अगर देखें, सो F माइनस F1 दैट शुड बी इक्वल टू M1 इंटू A, ये आपका हो जाएगा A1। तो अब बस दोनों को हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे। अब कुछ भी इसमें रहा नहीं है इस क्वेश्चन में, मेन बस इतना ही समझना था, F1 F2 A1 A2। और ये 2 टाइम्स कैसे हो गया, तो ये प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट से हम यूज किए। अब बस इसको हम क्या करेंगे, सिंपली डील करेंगे। एक इक्वेशन यहां से आ गया है, अब सारे इक्वेशन को अगर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर इसको हम ले ले इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले ले सेकेंड, और ये आपका थर्ड, 3 इक्वेशन आया, और इसको ले लीजिए आप फोर्थ, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, F1 F2 A1 A2। ध्यान से देखिए A B यानी 2 इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन यहां से, और चौथा इक्वेशन आपका यहां से। तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। तो जितने आपका वेरिएबल है, दो वेरिएबल होता है तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है 3, यहाँ पे आपका 4 है। तो चारों के हेल्प से अब हम क्या निकाल लेंगे, F1 F2 A1 A2। यही आपका इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो मेन प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट इसमें यूज करना था कि अगर इस पॉइंट को रेस्ट ले लें तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट है। और अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो एक क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक क्या हो जाएगा R अल्फा, और दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमको चेंज निकालना है। सो माइनस इंटू माइनस अल्फा 2 अल्फा यहां से आ जाएगा, यानी कि A1 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स A2, यानी कि अपर मोस्ट पोजिशन का जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 टाइम्स ज्यादा होगा लोअर मोस्ट पोजिशन का। तो अब बाकी लीनियर और एंगुलर में भी रिलेशन ले रहे हैं। अब सारे यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड and fourth, we will get the F1 F2 A1 A2। अगर हम देखें तो दोनों इक्वेशन के बस इसमें अब सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ ज्यादा चैलेंज है नहीं, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है, अब बस इसको इजी करना है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास COM, सेंटर ऑफ मास कितना से चेंज करेगा। तो इस पे अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास पहले क्या था, तो इसका मास अगर M2 ले रहे हैं, सो F1 फोर्स था, तो सेंटर ऑफ मास अगर VCM की बात करें तो किधर जाएगा, तो VCM क्या होगा, फोर्स इस पे F1 लगा, मास इसका M2 है, तो ये होना चाहिए। लेकिन ये रोटेट कर रहा है, तो ये जो है F2 के वजह से ये क्या होगा थोड़ा सा, तो यहां से अगर हम देखें तो F2 क्या है, इस पे टॉर्क लग रहा है। तो यहां से टॉर्क के लिए हम अगर बात करें तो यहां से अगर इस पे बात करें तो टॉर्क ऐसे ये डायरेक्ट होता अगर ये रोटेट नहीं करता, तो यहाँ का इस पे जो फोर्स लग रहा है इसका मास से डिवाइड करती है। लेकिन क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो यहां से अगर हम टॉर्क एट द पॉइंट O लें
टॉर्क एट पॉइंट O, तो क्या हो जाएगा F इंटू आर दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो यहां से अगर हम बात करें तो अल्फा का वैल्यू आपका आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा स्क्वायर बाई 2, सो F इंटू आर डिवाइडेड बाय I, और I का वैल्यू हो जाएगा F इंटू आर एम आर स्क्वायर बाई 2, सो एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू एफ आर बाय एम, और आर कैंसिल हो जाएगा, आर ये नीचे आ जाएगा। सो ये आपका आ गया। ऐसे अगर ये रोटेट नहीं कर रहा था तब इसका VCM ये था, यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या था, यहां पे था। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास पहले अगर ये रोटेट नहीं कर रहा था तो सिंपल सा बात है कि एक्सेलरेशन अगर निकालें तो ACM की बात, सॉरी VCM नहीं ACM, इसका सेंटर ऑफ मास आपसे पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना से शिफ्ट करेगा, किसका, जब ये एक्सेलरेट करेगा तो इसका VCM यानी कि सेंटर ऑफ मास कितना से चेंज करेगा। पहले तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास। तो फोर्स इस पे लग रहा था F1 जो कि इसको रोटेट कराना चाह रहा था कि ये रोटेट करे, उसके मास से डिवाइड कर दिए। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें तो इस पे एक और टॉर्क भी तो लग रहा है F2, वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो वो आपका यहां से आपका आ जाएगा। तो उसके वजह से अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा 2F बाय एम आर स्क्वायर, सो M2 इंटू यहां से आपका आ जाएगा M2 इंटू आर। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा कि इतना से उसका सेंटर ऑफ मास राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो सिंपल सा बात है कि शिफ्ट तो ये F1 के वजह से, F1 डोमिनेटिंग होगा तो इसके वजह से इसका राइट तो नहीं जाएगा, तो ये लेफ्ट जाएगा, और लेफ्ट कितना से जाएगा, तो इतना से लेफ्ट जाएगा। तो ऐसे तो इसका F1 बाय M2 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये भी आपका F1 है और ये भी आपका F1 है। तो यहां से आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास कितना से चेंज करेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां से चेंज करेगा R इंटू अल्फा से, और यहां से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली निगेटिव, मतलब जिस पोजीशन से है उससे थोड़ा सा लेफ्ट, यानी इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो ये रोटेट करते आगे जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो और ये आपका हो जाएगा 2F1, इसको F1 ले लीजिए, तो यहां से आपका आ जाएगा -2F1 इंटू M2 इंटू R। तो ये आपका इसका 2 टाइम्स है, तो ये आपका आ जाएगा M2 इंटू R। तो ये जो हो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करें तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में डाल देते हैं, आपका 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन को बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो F1 का वैल्यू भी आपको पता है, F2 का भी वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू पुट करना है। तो एक तो आपका है F माइनस F1, F1 का वैल्यू पता है 3/4 M2 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू M1 एंड A1। अब A1 A2 के बीच में भी रिलेशन आपको पता है, बस यहाँ पे पुट कर देना है, F माइनस 3/4 M2। अब A1 के जगह पे 2 इंटू A2 लिख लेते हैं, 2 इंटू A2 इंटू M2। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका एक्सेलरेशन इजीली वे में आ जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये राइट साइड जाएगा, सो ये कैपिटल F रहेगा इधर, और ये आपका M2 इंटू A2 के टर्म में ले लिए, तो ये आपका सॉरी ये M1 ही रहेगा। तो ये आपका M1 2 टाइम्स A1 A2 प्लस 3/4
m2 इंटू A2। तो यहाँ से A2 का वैल्यू सिंपली आपका आ जाएगा, तो A2 का वैल्यू आपका आ जाएगा F, और A2 अगर कॉमन ले ले सो 2m1 प्लस 3/4 m2। बस अब इसको हम इजी कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा A2 का वैल्यू, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये 8। सो A2 दैट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से F डिवाइडेड बाय, ये नीचे आपका आ जाएगा 8m2 प्लस 8m1 3m2, और ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन A2। अब एक्सेलरेशन A2 आपको पता है, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी अगर ये 4 है तो A1 हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा A2। सो दैट इज इक्वल टू 8f बाय 8m1 प्लस 3m2। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। F1 आपको आ गया, F2 आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया। अब आप यहां से फोर्स भी निकाल लेंगे। फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, फोर्स के लिए सिंपली हम यूज करेंगे तो F दैट इज इक्वल टू मास से, उसमें हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसमें हम देखें तो दोनों के मास से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से F1 और F2 का वैल्यू भी आ जाएगा, यानी कि F1 F2 का वैल्यू क्या आएगा, F1 का वैल्यू आपका क्या आ गया है 3/4 m2 इंटू A2। अब A2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, F2 का वैल्यू भी अब आपका आ जाएगा। F2 का वैल्यू आपका क्या था, F2 का वैल्यू 1/4 m2 इंटू A2। तो अब सारा चीज आ जाएगा, A1 A2 आ गया, अब सारा चीज आ गया। तो इस क्वेश्चन में सब चीज हम देखें, प्योर रोलिंग मोशन का भी कंसेप्ट हम यूज किए, जिससे क्या है सेंटर ऑफ मास ये कह रहा था किधर शिफ्ट करेगा। तो सिंपल सा बात है, इसका फोर्स मतलब ACM फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास, तो यहां से आ जाता, लेकिन ये रोटेट भी कर रहा है, तो वहां से हम क्या निकाले, टॉर्क निकाले, और टॉर्क F1 इंटू आर दैट इज आई अल्फा, और अल्फा का वैल्यू हम निकाले, तो अल्फा जो है ये इसको अपोज कर रहा है, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करके ये आए, तो हमको बस ये पूछ रहा था किधर शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट होगा, जो कि यहां से आपको दिख रहा है। नेगेटिव साइन होगा, अगर पॉजिटिव आता तो समझिए कि ये राइट शिफ्ट हो जाता, यानी इसका सेंटर ऑफ मास राइट शिफ्ट हो जाता अगर ये पॉजिटिव आता। ये आपका नेगेटिव है, मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ। तो इसमें हम क्या क्या देखें, पूरा ये क्वेश्चन जो है प्योर रोलिंग मोशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है, प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट। अब बाकी तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फ्रिक्शन का भी सारा कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और प्योर रोलिंग मोशन क्यू पॉइंट को हम रेस्ट पे लेते हैं, और ये आपका क्या हो जाता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा, तो ये 2 टाइम्स होगा। A1 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। और A1 A2 मास के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, A1 जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेलरेशन है, P का अपर मोस्ट पॉइंट, और ये A2 जो है Q पॉइंट का एक्सेलरेशन है। दोनों एक्सेलरेशन भी आ गया, और एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें अगर डाल देंगे तो F1 F2 भी आ जाएगा। यही आपसे पूछा था, और पूछा था कि सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो 3-4 क्वेश्चन था, चारों हम इसमें डिस्कस कर लिए।